और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम इस वक्त कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। ममता बनर्जी ने इसे प्रतिष्ठा और साख का सवाल बना दिया और उनकी टक्कर टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी से है। शुभेंदु अधिकारी वो नेता है जिन्होंने 10 साल पहले लेफ्ट के खिलाफ ममता के लिए जमीन तैयार की थी। आज ममता उन्हीं से टक्कर ले रही है। शुभेंदु के प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद शुभेंदु के लिए प्रचार करने नंदीग्राम पहुंचे थे और वहां उन्होंने पूरे दिन रोड शो किया, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी। समर्थकों में काफी उत्साह दिखा। अमित शाह ने मुद्दे भी ऐसे ही बेहद संवेदनशील है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की बात अमित शाह ने की। सवाल पूछे कि हाल ही में 2 बड़ी घटनाएं हुई, उस पर ममता बनर्जी चुप क्यों है? बीजेपी कार्यकर्ता की मां को महीने भर पहले बुरी तरह से पीटा गया था, कल उनकी मौत हो गई, इसके जिम्मेदार कौन है? और जिस नंदीग्राम से ममता चुनाव लड़ रही है, उसी नंदीग्राम में एक बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी के साथ बलात्कार हुआ। उसका मुद्दा भी आज अमित शाह ने उठाया। सवाल यह है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री खुद महिला है, उस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार क्यों नहीं थम रहे हैं? हत्यारे अब भी खुले क्यों घूम रहे हैं? लोकतंत्र को कलंकित करने वाले बंगाल में इतने बेखौफ क्यों हैं? मैं पूछता हूं कि बंगाल वोटों की राजनीति में विचारधारा का कट करने की कोशिश क्यों हो रही है? वहां पे कोई भी विचारधारा हो, मगर तृणमूल समर्थकों में हिम्मत कैसे हुई कि वो सोच ले और समझ ले कि वो कोई विचारधारा का कत्ल कर सकते हैं? ऐसे ही कई सवाल आज बंगाल की धरती से उठ रही है। इसलिए पूछिए आज, क्योंकि मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत कि क्या बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा बड़ी चुनावी मुद्दा बन चुका है? क्या बंगाल की महिलाएं अब हिंसा का हिसाब मांगेंगी? क्या बंगाल में हिंसा करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, चुनाव के दौरान जितनी हिंसा बंगाल में हो रही है, क्या उससे बंगाल की पहचान पर बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। नंदीग्राम के रण में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कई सियासी दिग्गज ताल ठोकने पहुंचे। बीजेपी की कमान अमित शाह ने संभाली। शाह ने शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में रोड शो निकाला। वहीं ममता बनर्जी नंदीग्राम के मोर्चे पर स्वयं डटी हुई हैं। दीदी ने व्हीलचेयर पर बैठकर बीजेपी पर जमकर सियासी गोले दागे, तो अमित शाह ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए दीदी पर जोरदार हमला बोला। यहाँ पर जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार का प्रमाण बढ़ा है, बंगाल की सभी माताएं, बहनें, बेटियां ममता दीदी को हटाने के लिए तत्पर खड़ी है। इलेक्शन की दिन की राह देख। तमिलनाडु के धारापुरम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को उठाया। इन वेस्ट बंगाल an elderly lady, Shobha Majumdar, lost her life. We all saw how goons belong to TMC brutally attack her just because her ideology was different. दरअसल बंगाल के चुनावी मैदान में महिला सुरक्षा का मुद्दा जोरों से छाया हुआ है। सोमवार को नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। महिला नहर में बेसुध हालत में पड़ी मिली थी। इससे पहले 27 फरवरी को उत्तरी दमदम में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार पर कुछ बदमाशों ने हमला किया था। इस हमले में बदमाशों ने 85 साल की बुजुर्ग मां तक को नहीं छोड़ा। मारपीट
मारपीट में बुरी तरह घायल बुजुर्ग महिला ने आखिरकार होली के दिन दम तोड़ दिया। महिला अत्याचार के दोनों मामलों को लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। आपने देखा होगा शोभा जो माँ थी जिसको टीएमसी के गुंडों ने मारा, वो उसने कल प्राण तज दिया। ये लगातार हो रही घटनाएं हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल ने ठाना है कि टीएमसी के गुंडों का होगा सत्यानाश, अत्याचार का होगा नाश और अब पश्चिम बंगाल का मोदी के नेतृत्व में होगा विकास। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी कहकर बीजेपी पर हमला बोलती हैं। दीदी जहां जाती हैं, वहां बंगाल की बेटी बनाम बाहरी का मुद्दा उठाती हैं। लेकिन उसी बंगाल की बेटी के राज में महिलाओं से अत्याचार किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ममता बनर्जी इसे लेकर चुप्पी साध लेती हैं। ऐसे में सवाल ये, इस अत्याचार का आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर ममता बनर्जी इस पर जवाब नहीं देगी तो कौन देगा? पूछता है भारत। पूछता है भारत में आज सौरभ सिकदार, विनय सिंह, माधवी अग्रवाल, एके बाजपाई, ममता काले, संजीव उनियाल, वारिस पठान, बादल देवनाथ, संजय सरकार और विवेक श्रीवास्तव। ममता काले जी 2-3 महीने पहले तृणमूल की नेत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो बड़े आसानी से बंगाल जीत जाएंगे। कहा था कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। तो उनको फिर किसी ने पूछा कि नंदीग्राम के बारे में, तो नंदीग्राम में उन्होंने कहा मुझे तो कैंपेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे तो मैं स्वीप करूंगी, स्वीप। आज ममता बनर्जी सब जगह, सब कंस्टिट्यूएंसी छोड़ के नंदीग्राम में बैठी हुई है। और देख क्या रही है नंदीग्राम में? नंदीग्राम में उमड़ती भीड़ बीजेपी के लिए, शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी के साथ इतना सपोर्ट, इतना सपोर्ट। अमित शाह की रैली को देखिए, आज अमित शाह की रैलियां देखिए, अमित शाह की रोड शो देखिए, खड़े होने की जगह नहीं है। और उल्टा बादल देवनाथ, आजकल ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो जिला लेवल के नेता हैं, उनको खुद करके फोन करके बोलती है भाई मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गई हूं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो कहते हैं नहीं भाई हम कुछ नहीं कर सकते, बोलते नहीं नहीं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, मुझे बचा लो, बस इस बार मेरा बेड़ा पार कर दो। ये क्या है? मतलब कि खुलेआम आप लोग मान चुके हैं कि इस बार आप मुश्किल में हैं। बादल देवनाथ जी डिबेट शुरू करेंगे ममता काले के साथ। पहले ममता काले बोलेंगी, फिर डिबेट शुरू। ममता काले जी, धन्यवाद अर्नब जी। अभी जो ममता बनर्जी दीदी की कथा, आपने कथा और व्यथा सुनाई है नंदीग्राम से, इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकतें करना। क्योंकि दीदी इतनी रैटल हो गई है वहां पर, जो जनसैलाब आज उमड़ा है अमित शाह जी की पूरी रोड शो में, रैली में, वो देख करके सर पकड़ करके बैठ गई हैं। और अब तो राम भगवान भी इनका बेड़ा पार नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि ये वो दीदी हैं जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री, पूरा समय दीदी खुद को बुलवाती रही और उसके बाद ये इस हद पर आ गई और जी की बोली मैं वेस्ट बंगाल की बेटी हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, नहीं बादल दादा सुनिए, कौन सी बेटी अपनी माँ पर हमला करवाती है? कौन सी बेटी हमला करवाती है? और कौन सी बेटी जब माँ की मौत होती है तो राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के चलते हुए ये बोलती है कि मुझे ये भी नहीं पता कि माँ की मौत कैसे हुई। ये राजनीतिक स्तर है, ये राजनीतिक स्तर पर आज दीदी गिर गई है। ये बंगालियों से प्यार करती है, ये वो बंगाल की जनता की चिंता करती है। माँ माटी मानुष में से एक शब्द को दीदी नहीं समझ पाई है आज तक। और इसलिए आज नंदीग्राम के अंदर जो संग्राम हो रहा है ना, वहाँ की धरती पर दीदी के ही राइट हैंड जो हुआ करते थे एक जमाने में, वो दीदी को धूल चटा रहे हैं। उन्होंने दीदी को दिन में तारे दिखा दिए हैं दादा,
दिन में तारे दिखा दिए हैं। और ये दीदी के 10 साल की करनी है, दीदी की 10 साल की करनी दीदी अब भर रही है, क्योंकि दीदी की करनी और कथनी दोनों में फर्क रहा है। दीदी कभी वहां पर मुख्यमंत्री नहीं रही है। दीदी ने तो सिर्फ टीएमसी के गीत गाए, दीदी तो केवल अपने भतीजे की बुआ थी, दीदी तो वहां पर नारदा शारदा करवाती रही। दीदी ने तो किसी भी केंद्र की एक भी नीति को वहां पर लागू नहीं किया। दीदी ने तो कभी भी जनता के पक्ष में कोई कार्य नहीं किया। तो अब क्या जनता इन चीजों को याद नहीं करेगी? अब क्या जनता को यह नहीं पता कि दीदी तो कभी भी न मुख्यमंत्री थी, न बहन थी, न बेटी थी वेस्ट बंगाल की? तो इसलिए आज नंदीग्राम में खेला हो रहा है दादा, खेला हो रहा है। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को टीएमसी के, जिन्होंने ये नारा बनाया खेला होवे। ये खेला करवा रहे हो आप, ये खेला करवा रहे हो आप वेस्ट बंगाल में राजनीति के नाम पर। माओ बहनों को पिटवा रहे हो, उनका बलात्कार करवा रहे हो। इतने आप लोग परेशान हो गए हो कि आज आप एक चीज आपको बताना चाहते हैं, गलत हथकंडे जो मां बंगाल में मरी है उसके लिए मेरा बहुत दुख है। नहीं वो चलेगा, बंगाल के मां नहीं थी, वो हिंदुस्तान के मां थी। लेकिन जो हिंदुस्तान का जो ममता काले को सुनने का आदत नहीं है, सबसे बड़े बात होता है ममता काले को सुनने का आदत नहीं है। जो हिंदुस्तान के मां है वो बंगाल के मां नहीं थे, लेकिन वो अरे दादा, जब 26 तारीख को जो घटना घटी है उसके बाद में दीदी से ये सीख करके आइए कि जब मुझे बोला गया बोलने के लिए तो आप बीच में आ गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गए आप। मेरे को बोलने के लिए बोला अर्नब जी ने और आप बीच में आ गए। ममता काले को सुनने की आदत है, ममता काले को सब सुनते हैं। आप ममता बनर्जी की चिंता कीजिए, आप ममता बनर्जी की चिंता कीजिए। उनकी नैया डूब गई, उनकी नैया डूब गई, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। दादा आप भी नहीं बचा सकते। खेला हो गया दादा, खेला हो गया, चलबे ना, ये तमाशा बंद दादा। संजय सरकार, संजय सरकार सौरभ सिकदार आपके साथ है। संजय सरकार सौरभ सिकदार भी हमारे पास है, जो प्रवक्ता है बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के यूनिट के। एक मिनट मुझे बताइए सौरभ जी, आज संजय सिकदार जो तृणमूल की तरफदारी करते हैं, संजय सरकार हम वो कह रहे हैं कि बहुत खेद है कि बंगाल की मां, नीमता की मां, 85 साल की शोभा मजुमदार को मारा गया। मगर उनको मारा किसने? उन्होंने तो खुद रिपब्लिक बांग्ला और रिपब्लिक भारत को कहा था उन्होंने कि मुझे तृणमूल के गुंडों ने मारा। उन्होंने नाम लिया था, बंगाल की मां ने उंगली उठाई थी आप पर, आपने हाथ उठाई है बंगाल की मां पर, आपने बंगाल की मां को अटैक किया है। गुंडा नहीं मारा है, आपने बंगाल की मां की निर्मम हत्या की। सरकार जी कोई आपको माफ नहीं करेगा। वो इशू करके जितना आपने किया, आज आपने किया। और जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के जब से रिपब्लिक बांग्ला ने ये दिखा को मारा उन्होंने, आज आपकी पुलिस ने उनको छूट दे दी। पूरे तरफ पीटे गए हैं। सौरभ सिकदार पत्थर से बीजेपी आरोप लगा रहा है और रिपब्लिक कैमरे में बोला था कि उसको से मारा था। 80 साल का एक औरत दादी बोलते हैं, जिसको घर में दादी बोलते हैं, सबसे प्यारे होते हैं, उसको भी इतना बेरहमी से मारा। इसीलिए आज उसके पूरे तरफ अरे खेला होवे करते हुए आपने ये कौन सा खून का खेला चालू कर दिया? एक तो मैच फिक्सिंग करने गए, मैच फिक्सिंग भी नहीं कर पाए, और मैच फिक्सिंग भी जब नहीं हुआ तो ये खून की होली खेलने कर दिया। होली के दिन एक माँ का जान चले गए, आपका खून के होली खेलने के लिए। शर्म कीजिए। जब आपके जमीन पैरों तले खिसकते जा रहा है, आप और वायलेंट हो रहे हैं। नंदीग्राम में कार्यकर्ता जो पत्रिका को रेप कर दिया, आप एक महिला मुख्यमंत्री है बंगाल के, आपको शर्म नहीं आते? आपके राज्य में आप मुख्यमंत्री सबके हैं, टीएमसी का भी मुख्यमंत्री, बीजेपी का भी मुख्यमंत्री है, लेकिन आपका राज्य में महिलाओं का बलात्कार होता है। मेरा अगला सवाल, एक मिनट, मेरा अगला सवाल माधवी अग्रवाल से है, और माधवी अग्रवाल वारिस पठान के साथ डिबेट में आई है।
माधवी अग्रवाल जी, आज 3 जगह में जब वो कैंपेनिंग के लिए गई थी, जब कैंपेनिंग के लिए ममता बनर्जी गई थी, तो हर जगह लोगों ने आके कहा जय श्री राम, जय श्री राम। हर बार ममता बनर्जी को गुस्सा आने लगा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया है माधवी जी कि ममता बनर्जी जब भी कोई उन्हें डायरेक्टली जय श्री राम कहते हैं तो उन्हें उनका गुस्सा क्यों आता है। फिर उन्होंने कहा तुम जय सिया राम नहीं बोल पाओगे, क्यों? ये कोई डिबेट वाली बात है क्या माधवी जी? कोई जय श्री राम बोले या जय सिया राम बोले, ये तमाशा पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी इतना हर बार इतनी उत्तेजित क्यों हो रही है? अर्नब जी, मैं वही कह रही हूँ कि सारे देश ने इस तमाशा देख लिया अच्छी तरीके से कि किस तरीके से श्री राम का नारा सुनते ही ममता बनर्जी इतना एग्रेसिव हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल हमारे लिए सोच के परे है कि एक व्यक्ति जो देश के अंदर में रहता है, हमारे देश के आराध्य देव है राम, और ऐसा राम तो ऐसा शब्द है जिसको हर व्यक्ति सोते उठते जगते एक दूसरे से बोलता है। उसको सुनकर इतना एग्रेशन मैंने पहली बार किसी व्यक्ति के अंदर में देखा जो भारत के अंदर में रहता हो। लेकिन ममता बनर्जी की आज जिस विषय पे बात हो रही है, मुझे ये जो तस्वीर मैं देख रही हूँ और लगातार इस पे हम लोग बात करते आए हैं, कितनी दुखद तस्वीर है कि एक महिला 85 साल की है जिनको चलने में भी असमर्थता है, उस महिला के ऊपर में इस तरीके से अटैक कर देना, मतलब कैसे हाथ उठा होगा इन लोगों का। ये इनकी मानसिकता दर्शाने वाली स्थिति है कि बताइए किस तरीके के लोग हैं, इनके कार्यकर्ता कहें कि गुंडा कहें कि आतंकवादी कहें, ये इस तरीके के लोग हैं जो किसी एक वृद्ध महिला जो चल नहीं सकती है, 85 साल की महिला, उसके ऊपर इस तरीके से मारते हैं कि उनकी हत्या हो जाती है, और उसके बावजूद आज उनके जो गुनहगार हैं वो जेल में नहीं है। ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ ममता बनर्जी से कि आज वो जेल में क्यों नहीं है, क्यों वो घूम रहे हैं? आपके कारण है, इसलिए आप माँ माटी मानुस की बात करके इस राज्य में काबिज हुई थी, इस राज्य में आपने शासन शुरू किया था, और आज माँ इस देश की जो है आपके गुंडों के हाथों से मारी गई है। लेकिन आप नहीं, इस विषय में आपने एक शब्द में नहीं कहा। ये दुख की बात है कि आपने ममता बनर्जी एक शब्द उस महिला के लिए नहीं कहा जिसकी मौत जो है आप लोगों मौका के दिया जाए के हाथ से हुई है। केवल उसको इस बात की सजा मिली कि उसका बेटा जो है वो बीजेपी करता था। आप देख लीजिए, जिस दिन से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आई है तब से लेके आज तक जितने भी यहाँ पर बलात्कार की घटना हुई है उसके लिए ममता बनर्जी ने क्या कहा है, अगर आप उठा के पहले का रिकॉर्ड देखें तो वो यही कहती है कि ये, पहले तो उन्होंने यही कहा कि ऑपोजिशन के द्वारा सजाई हुई घटना है, चाहे वो पार्क स्ट्रीट वाला मामला हो, चाहे मध्यम ग्राम मामला हो, चाहे और मैडम जी प्लीज जरा मुझे बोलने तो दो। के नाते हम उनसे ये उम्मीद कर सकते थे कि महिलाओं के लिए संवेदनशीलता उनके अंदर में होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बलात्कार के ऊपर मुआवजे की घोषणा की थी। ये भी ऑन द रिकॉर्ड है, ये आप पता कर लें कि बलात्कार के ऊपर उन्होंने जो है मुआवजे की घोषणा की थी। इतनी अंदर में आपके असंवेदनशीलता है, कैसे हो सकती है? नाम ममता है आपका। महिलाएं बहुत खुश थी कि एक महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में आ रही है जिन्होंने बिल्कुल आप अपनी बात रख सकते हैं वारिस जी, मगर मैं नहीं, पूरी भारत की जनता एक ही सवाल पूछ रही है कि ममता बनर्जी जब भी जय श्री राम का नारा सुनती है इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? आज 3 जगह नहीं, जय श्री राम की हवा अगर है तो है। अरे मैं कह रहा हूँ संजीव उनियाल जी, अगर जय श्री राम की हवा है नंदीग्राम में बंगाल में तो है। देखिए अर्नब जी, ये बंगाल के नहीं, हवा है तो है। बीजेपी लोग कहना चाहते हैं गर्व से जय श्री राम तो कहेंगे, थे वो पब्लिक के इसमें बुरा क्या है? 12 के बीच की इसमें किसको बताती है? सुनिए, कोई जय श्री राम कहे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आज नंदीग्राम में 3 जगह ममता बनर्जी को कहा गया जय श्री राम, वो हर 3 बार उत्तेजित हो गए, ऐसा क्यों? ना तुम टीम में होते हो, आज वो सारी चीजें भारत में कोई पॉलिटिक्स करे और जय श्री राम सुने। बीजेपी ने अपनी असलियत पे आ गए, आज पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम लिया बिना 2016 के बाद 40.3% वोट, ये बताता है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी का डंकार बजने वाली है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। लोग सवाल कर रहे हैं पेट्रोल डीजल गैस का भाव इतना बढ़ गया, कब नहीं चलाएंगे? लोग सवाल कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार कब प्रोवाइड किया जाएगा? और अभी मेरी एक
बहन यहाँ पर बैठी थी, वो काफी महिलाओं के ऊपर बात करी, तो मैं कहना चाहूंगा आप महिला एम्पावरमेंट पे सिर्फ जुमलेबाजी करते हो। क्या हुआ? आप ही के महिला बीजेपी के माधवी अग्रवाल ममता काले टिप्पणी करी और कहा कि साड़ी मत पहनिए, बरमूडा पहनकर घूमिए। आप ममता काले को लाइए। नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर महिला एमएलए को निकाल के मारा, तो आप महिला सम्मान की बात करना छोड़ दो। आप महिला सम्मान नहीं कर सकते, आप महिलाओं का सिर्फ अपमान करते हो। देखिए ममता दीदी के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होना चाहिए, डेमोक्रेसी में हम रहते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम एक माँ की सम्मान को, लेडी को ये बोलेंगे कि आप साड़ी छोड़ दीजिए और बरमूडा पहन लीजिए। अगर कोई लाइट और किसी तरीके का इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये हालत थी और उस समय हमारे एरिया वाइज मैं खुद देख रही थी कि पेड़ जिस तरीके से रास्तों पे गिरे हुए थे, एरिया वाइज जो है पार्षद लड़ रहे थे कि ये जो है लकड़ी हमारी होगी, ये लकड़ी हमारी होगी, लड़ाई हो रही थी। ये पश्चिम बंगाल के हालात हैं। मैं आपको वारिस पठान आप एक दूसरे के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं सुन पा रहा, मैं विनय सिंह को आमंत्रित करता हूं। विनय सिंह जी विवेक श्रीवास्तव के साथ डिबेट पे आइए। पहला सवाल विनय सिंह से है। एक मिनट विनय सिंह, अब बंगाल का इलेक्शन बहुत क्लोज हो गया है, मूड बदल रही है इधर। और दूसरी बात यह है विवेक बनेगी कि आप लोग चुपचाप देख रहे हैं। विवेक की पार्टी जो लेफ्ट है उसकी प्रॉब्लम क्या है? आपके पास सिर्फ 6 या 7% वोट है, इस बार आपको 1% वोट नहीं आएंगे। और मैं रिपब्लिक बताओ क्यों? अर्नब जी को लड्डू क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है आप में। डब्बा लेके जरूर आऊंगा रिपब्लिक में आपको खिलाने। नहीं, मैं सबके खिलाफ बोलता हूँ। हाँ, जब आपको 2% वोट मिलेंगे तो आप लड्डू खिलाएंगे। अर्नब के नाम पे चंदा पर आप बताइए मुझे कहां से मिलेंगे सर? 85 साल की शोभा मजुमदार को किसने मारा? वोटों का 85 साल की शोभा मजुमदार को किसने मारा? बंगाल की मां निमता की मां को किसने मारा? और मैं जरूर आऊंगा। आप बताइए, मैं देखना चाहता हूं आप में कितनी हिम्मत है। आप समझ लीजिए आप में हिम्मत नहीं है, बनेगी। सरकार हमारी हड्डी नहीं है और ममता बनर्जी की पूरी हिम्मत है। आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है ममता के खिलाफ कुछ बोलने की। हम तृणमूल को नहीं है हिम्मत और भाजपा को भी हराएंगे। जान चली जाती है। 85 साल की महिला को किसने मारा? बोल दिया तृणमूल कांग्रेस गलत है तो गलत है। हाय हल्ला हो गया। नहीं, जिसने भी मारा हो। 85 साल की शोभा मजुमदार को किसने मारा? लेकिन भाजपा ज्यादा बड़ी गलत। और आप उफ्तर नहीं कर। लेकिन भाजपा ज्यादा बड़ी गलत। एक सवाल पूछता हूँ, जो राम के नाम को बेचे वो सबसे बड़ा द्रोही। पैर टूटने पे इतना बड़ा हंगामा और वहां पे महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बूढ़ी माताओं की हत्या हो रही है। और अर्नब ये पहली घटना है मजुमदार, यानी कि भाजपा 85 साल की महिला है, उनकी हत्या कर दी गई। पे चंदा वसूली करी। उसके पहले वो सबसे बड़ा गद्दार एक यानी कि भाजपा प्रेसिडेंट की बहन का बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई। इसलिए किया गया क्योंकि बीजेपी का ब्लॉक प्रेसिडेंट था। सही वामपंथी हुए शकुंतला हल्दर और चंदन हल्दर, ये दोनों का गुनाह यही था कि ये पंचायत चुनाव लड़ रहे थे। इन्होंने पंचायत चुनाव लड़ने का हिम्मत किया, इनकी हत्या कर दी जाती है। अरे जहां महिलाओं की इज्जत नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, वहां क्या ये झूठा नारा माँ माटी और मानुष? 7 साल में देश का अरे पहले माँ की इज्जत करना सीखो, तब माटी और मानुष की बात करना। और ईश्वर माँ के नाम पे बॉर्डर पे बैठा है, केवल अपनी तस्वीर थोप रही है। डीजल बढ़ गया। केवल एक ही व्यक्ति सुरक्षित है माँ के नाम पे, वो ममता दीदी है। बाकी कोई महिला सुरक्षित नहीं है बंगाल में। कुछ नहीं। आप बताइए क्या करेंगे कि जिसको देख करके जिसके पैर छूने के मन करे 85 साल की महिला, उसको आप मार रहे हैं। भाजपा वालों इतना मार रहे हैं कि वो बेचारी मर गई। अरे शर्म आनी चाहिए भाई, आपकी बोली कैसे निकल रही है? तुम्हें ले डुबाएगा। और विवेक भाई, ये आप ही लोगों ने सिखाया है, ये सीपीएम ने गुंडाई सिखाई है टीएमसी की। ये टीएमसी को गुंडागर्दी सीपीएम ने सिखाई है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये गुंडागर्दी का जो स्कूल है, ये गुंडागर्दी की यूनिवर्सिटी है, ये सीपीएम की स्टैब्लिश की हुई है, जिसकी वाइस चांसलर अभी ममता बनर्जी बनी है। उनका 7 साल से 8 साल से ये बादल देवनाथ जी, आप हंस रहे हैं। अरे एक बूढ़ी महिला मार दी गई और आप हंस रहे हैं। हाउ कैन यू डिफेंड? आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं भाई? अरे एक माँ की हत्या हो गई, देवनाथ जी, आपकी माँ हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी, जिसका बलात्कार किया गया, जिसकी हत्या
क्या की गई? आप महिलाओं के बारे में ऐसी भाव रखते हैं। अरे माफी मांगिए आप उन लोगों को अर्नब जी, आपके गुंडों ने जिस महिला को मारा, बादल जी, आपके गुंडों ने जिस बादल जी एक दिन पहले आपके जुबान पे शब्द विनय सिंह जी एक मिनट ए के वाजपेयी जी जरा वॉल्यूम कम कीजिए गरिमा जी। वाजपेयी जी 2 दिन पहले एक टेप निकली, 85 साल की बात। 2 दिन पहले एक टेप निकली जिसमें 9:27 सुबह, मुझे पता है अर्नब जी, जिस दिन वोट हो रही थी, मुझे पता है अर्नब जी, उस दिन 27 तारीख को 9:27 को ममता बनर्जी ने प्रबाल पॉल करके एक जो बीजेपी के नेता है उनको फोन करके हाथ जोड़ के बोला कि मुझे इस बार बचा दो, मैं बहुत बुरी सिचुएशन में हूं। आज ममता बनर्जी ने माना कि हां वो वॉइस मेरा था, मैंने फोन किया था। मेरा सवाल यह है वाजपेयी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है कि जो इलेक्शन ममता बनर्जी कह रही थी हम स्वीप करने वाले हैं, मेरे पास आंसर लीजिए। ममता काले जी आज तो वो इलेक्शन इनके हाथ से निकल रही है। बादल जी चिल्लाइए मत, पहली बात है चिल्लाइए मत, सुनिए मेरी बात, बादल जी चिल्ला क्यों रहे हैं? आप हार रहे हैं तो मैं क्या करूं? आप अगर हार रहे हैं तो मैं क्या करूं? बताइए मुझे। चिल्लाने से आप जीत जाएंगे क्या? বাংলায় বলছি আপনার 8টার প্রোগ্রামে ডাকুন। ये चिल्लाते रहेंगे अर्नब जी, ये चिल्लाते रहेंगे, इनके दिल में बहुत दर्द हो रहा है, ये चुप नहीं होने वाले हैं। और ममता बनर्जी दीदी का नाम निर्ममता बनर्जी हो गया है। जब से 85 वर्ष की माता की मौत हुई है ना, तब से ममता बनर्जी दीदी का नाम है निर्ममता बनर्जी। ममता जैसे कोई काम नहीं किए उन्होंने, अपने नाम की भी लाज नहीं रखी उन्होंने। टीएमसी के गुंडे और नेता कभी आकर के बोलते हैं कि डोमेस्टिक की वजह से उनकी मृत्यु हुई, कभी कहते हैं वो गिर गई इसलिए उनको चोट लगी थी। अरे कितना झूठ बोलोगे आप लोग? आपकी टीएमसी की जो एमपी है, महिला एमपी, उन्होंने मेरे साथ डिबेट करते हुए बोला वो 85 वर्ष एक के वाजपेयी झूठ बोल रहे हैं। किसके हाथ से निकल रही है इलेक्शन? वाजपेयी जी किसके हाथ से निकल रही है इलेक्शन? दूसरा फेज परसों है, किसके हाथ से निकल रही है इलेक्शन? वाजपेयी जी, खेला हो गया, वाजपेयी और सरकार। अर्नब खेला हो गया। दीदी कह रही थी खेला होवे तो खेला कर दिया बीजेपी ने, पूरी हवा चल गई बीजेपी की। आज देखी नहीं अमित शाह की रैली कितनी जबरदस्त भीड़ थी। देखिए ममता डर गई है और डरने का कारण ये है कि ममता को रिपोर्ट आ गई है कि पब्लिक साथ नहीं है, 4 सीट मिलेंगे, पब्लिक साथ नहीं है। ये देखो पता चल गया और उसका कारण है पब्लिक क्यों साथ नहीं है, उसका कारण तो समझो देवनाथ। अरे बादलनाथ कारण समझो क्या है? कट मनी, करप्शन, ये जो कट मनी और करप्शन है ना, यही ले डूबा है इनको। हर चीज में कमीशन की कमीशन, ठेके में कमीशन, मकान बनाने में कमीशन, सीबीआई को अंदर नहीं जाने देना, उसमें महिलाओं पे अत्याचार। अरे मुंह क्यों छुपा रहे हैं सरकार जी? मुंह दिखाने का टाइम आ गया। आयुष्मान भारत क्यों छुपा रहे हैं? संजीव उनियाल जी, संजीव उनियाल जी, देखिए आपने जितनी तुष्टीकरण की राजनीति की है, आपने जितनी तुष्टीकरण की राजनीति की है, वो सारा कुछ आज लोग आपको हिसाब दे रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। देखिए आप अपना चेहरा दिखाइए, कागज नीचे कीजिए, कागज नीचे कीजिए ना, कागज नीचे कीजिए। देखिए आप बंगाल हार रहे हैं सरकार जी, मैं क्या करूं? आप बंगाल हार रहे हैं तो मैं क्या करूं? आप टेंशन में तो मैं क्या करूं? मतलब जिसने की पूरी महाभारत दिखाई थी, आपको जय श्री राम के नारे जहां सुनाई देते हैं आप गुस्सा हो जाते हैं। कितनी बड़ी रैली के बाद बंगाल के जितने हिंदू समुदाय आपको पूछ रही है कि जय श्री राम से इतनी नफरत क्यों? मुझे बताइए वारिस पठान जी, बताइए जय श्री राम से इतनी नफरत क्यों? देखिए संजय बाबू, जय श्री राम से नफरत क्यों? ममता ने तो मान ही लिया। कोई जय श्री राम से नफरत करके भला उनको मिलता क्या है? वारिस जी, वारिस जी भला मिलता क्या है? संख्या में लोग मुझको छोड़ के चले गए। कोई जय श्री राम के नारे दे तो उससे गुस्सा क्यों आते हैं लोग? 5 दिन के लिए आप तो गुस्सा नहीं आते ना कर चुका है वारिस पठान जी। अकेले वहाँ पर आपके सामने कोई जय श्री राम के गुस्सा होने वाली बात क्या है? ट्रेनिंग के लिए भी नहीं जा सकते हो। वारिस पठान बन के उभरेंगे लोगों के सामने। और आप देखना अर्नब, मुद्दे पे वेस्ट बंगाल की जनता भी हमको दुआओं से नवाजेगी और हमको कामयाबी मिलेगी। वेस्ट बंगाल में मुद्दे पर बोलना होगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो टीएमसी या कांग्रेस या लेफ्ट था, अब ये बीजेपी आ गया एक तरफ। लेकिन हमको अभी लोग देख रहे हम, अरे देखिए अर्नब भाई, ये तो सब पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है।
ममता दीदी स्टेज पे खड़े होकर आप तो है ही पाठ नहीं। पढ़ रही है, वहाँ मोदी जी खड़े होकर अपने पाठ पढ़ रहे हैं। अगर वारिस पठान स्टेज पे खड़े होकर हमारी कुरान की आयत पढ़ेगा तो आप बवाल मचा देंगे इधर। वारिस पठान ने ऐसा पढ़ दिया, अगर मैं पाकिस्तान का नाम लेता तो अब तक मुझे भेज देते। आज इनके वरिष्ठ नेता संजय उनियाल चूर कर दिया, उसको संभाल लो। कलकत्ता आने की बातें सोचते हो, क्या बातें करते हो? अरे वारिस पठान क्या बातें करते हो? कहाँ हो तुम? ना 3 में ना 13 में आए हैं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला आगे चल के तुम भाषण देते हो। अरे तुम भारतीय जनता पार्टी से काम मुकाबला कर सकते हो? तुम इस सोच से, इस राष्ट्रधारा से, इस राष्ट्रवाद से कहाँ टकरा सकते हो तुम? पाकिस्तान की बात कौन लाता है इलेक्शन में? नीतीश कुमार, जवाब मेरा यह है, पाकिस्तान की बात कौन लाता है इलेक्शन में? मुझे तो यही कहना है कि बादल देवनाथ, पाकिस्तान की बात बादल देवनाथ जो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेता लाते हैं। आपके नेता ने कहा था, फिरहाद हकीम ने कहा था कि मिनी पाकिस्तान बना देंगे। आपके नेता फिरहाद हकीम ने कहा था कि मिनी पाकिस्तान बना देंगे। क्यों बनाएंगे मिनी पाकिस्तान? भारत में मिनी पाकिस्तान क्यों बनेगा बताइए मुझे। बादल देवनाथ जी, आपके नेता फिरहाद हकीम ने कहा था कि हम कलकत्ता में मिनी पाकिस्तान बनाएंगे, बोला था ना बादल जी। अब बताइए, इलेक्शन का टाइम आ गया, लोग सवाल पूछ रहे। आपने बोला था कि नहीं, आप चुप रहिए, मैं बादल देवनाथ से पूछ रहा हूँ। बादल देवनाथ जी आइए। बादल देवनाथ जी ममता अग्रवाल के साथ डिबेट पे आइए। ममता अग्रवाल के साथ डिबेट पे आइए, बोला था कि नहीं? ऑनर जी मेरा बात सुनिए प्लीज। ऑनर जी मेरा बात सुनिए। मैं आपने पूरा देश आपने माधवी अग्रवाल को पसंद करता हूँ, सब जानते हैं। मुझे बताइए, लेकिन आप झूठ क्यों बोल रहे? आप झूठ क्यों बोल रहे? फिरहाद हकीम ने नहीं बोला, फिरहाद हकीम नहीं बोला। आपका देखिए, फिरहाद हकीम ने, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपके नेता फिरहाद हकीम ने कहा था मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। हम कलकत्ता का मिनी पाकिस्तान दिखाते हैं और ये बात ऑन द रिकॉर्ड है कि उन्होंने बोला था। आज अपने पश्चिम बंगाल के अंदर में कोलकाता के एक स्थान को जो है, अगर आप कोलकाता के स्थान को अगर आप पाकिस्तान से तुलना करें तो आपकी मानसिकता का स्तर क्या है ये बताइए बादल देव जी। बादल देव जी एक मंत्री हैं आपके फिरहाद हकीम, और फिरहाद हकीम कोलकाता के एक स्थान को, एक जगह को, एक स्थानीय जगह को वहाँ पर बोल रहे हैं कि आइए आपको मिनी पाकिस्तान दिखाते हैं। तो आपकी मानसिकता का स्तर क्या है जरा बता दीजिए ना, कि आपकी मानसिकता का स्तर क्या है? श्री राम के नारे से आप लोगों को डर लग जाता है, क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के वोट चाहिए आप लोगों को। अगर आप श्री राम के नारे को अगर आप खारिज नहीं करेंगे तो जो आप लोगों को जो वोट मिलने हैं तुष्टीकरण के, वो कैसे मिलेंगे? तो श्री राम के नारे पर आक्रोशित हो जाओ, खाल खिंचवाने की धमकी दे दो, गाड़ी से उतर के मारने की धमकी दे दो, चिल्ला चिल्ली करो। तो श्री राम के नारे लगाने से आप जो है कार्यक्रम छोड़ के चली जाती हैं ममता दीदी। तो इसके पीछे कारण क्या है? ताकि जो तुष्टीकरण के वोट उन्होंने संयोजित किए हैं इतने वर्षों तक, वो उनको कैसे मिलेंगे? आखिर हिजाब पहनकर भी उन्होंने देख लिया, उन्होंने जो है इमाम भत्ता देकर भी देख लिया, और अब जब पश्चिम बंगाल की जनता ने नकारना शुरू कर दिया तब वो अब जो है दुर्गा स्तुति का पाठ करने लगी है। अब उनको दुर्गा स्तुति याद आ गई है, अब उनको याद आ गया कि इनका नाम ममता बनर्जी है ना कि कुछ और है। तो ये हालात हैं भाई आप लोगों के। जब चुनाव आप लोगों को हारता हुआ दिख रहा है तो आपको दुर्गा स्तुति नजर आने लगी, दुर्गा स्तुति के पाठ याद आने लगे, दुर्गा स्तुति के श्लोक याद आने लगे। लेकिन जब आप लोगों ने पाकिस्तान की बात कौन लाता है? पाकिस्तान की बात कौन लाता है? सौरभ सिकदार डिबेट में है। सौरभ सिकदार जी आइए। आप बादल देवनाथ जी आप चिल्लाइए मत। आप लोग बहुत टेंशन में है, मैं समझ रहा हूँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। आप लोग बहुत टेंशन में, हाथ से फिसल रही है आपकी इलेक्शन, आपकी चिंता मैं समझ सकता हूँ। मगर पाकिस्तान वाली बात आप लाते हैं ना। आपके नेता ने कहा चंद दिन पहले, एक मिनट मैं संजय सरकार से पूछता हूँ। संजय सरकार जी, चंद दिन पहले शेख आलम करके एक तृणमूल के नेता है, उन्होंने कैंपेन में कहा कि ये लोग 70% है, हम 30% है। अगर 30% एक जात हो जाए तो 4 पाकिस्तान बना सकते हैं इधर। क्यों उसको पर्सनल आप क्यों बंगाल को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं वो बात। और अब तक नहीं, ममता बनर्जी ने कोई कार्रवाई नहीं की उस नेता के खिलाफ जिसने कहा 4 पाकिस्तान इधर बनाएंगे। वो अपना बयान अपना तरफ से बोला है, उसको पार्टी से कोई जिम्मेवारी नहीं है तृणमूल कांग्रेस से। और दूसरे नंबर बात है वो उसको जरूर उसको खिलाफ कार्रवाई हो रहा है। अपना तरफ से मतलब क्या? पार्टी की तरफ से मतलब क्या? सौरभ, इमरान खान और नरेंद्र मोदी का जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत लेटर देखिए ना। इलेक्शन के पहले कार्रवाई कीजिए, इलेक्शन के पहले कार्रवाई कीजिए, झूठ मत बोलिए। कागज आपने कहा बंगाल में पाकिस्तान बनाएंगे, ऐसा क्यों?
आपके नेता कह रहे हैं बंगाल में पाकिस्तान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम भी देखते हैं। हिम्मत है आपकी, बंगाल में पाकिस्तान बनाएंगे आप? इधर पाकिस्तान, उधर पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान, बिग पाकिस्तान, क्यों बनाएंगे पाकिस्तान? हो चुका है बंटवारा। पाकिस्तान से इतनी पसंद है तो जाओ पाकिस्तान। बंटवारा इतना पसंद है पाकिस्तान तो शेख आलम को बोलो वो सब चले जाए पाकिस्तान। क्या बात कर पाकिस्तान की बात? इमरान खान को आपके पार्टी के नेता पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं बंगाल के इलेक्शन में? कल्याण बनर्जी जो इनके वॉल्यूम डाउन, ममता काले। सीता मैया का अपमान किया उसको सजा नहीं दी। सीता मैया का सजा दी अब तक शेख आलम को? इनके एमपी कल्याण बनर्जी सीता मैया को गाली देते हैं, ममता दीदी चुप रहती है। 70% और 30% की बात की जाती है, ममता दीदी चुप रहती है क्योंकि ममता दीदी चाहती है कि वो 30% वहां पर वो तमाशा करे जो इस देश को तोड़ने का कार्य करे। और उसके बाद यहाँ पर एक और बैठे हुए ना अर्नब जी, 15 करोड़ और 100 करोड़ की बात करने वाले, 15 करोड़ और 100 करोड़ की बात करने वाले वो फुदक करके आकर के 70 और 30% की बात करने वालों का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि लगातार इन लोगों की यह कोशिश रही है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान का बंटवारा होए जाति, धर्म और पंथ के आधार पर। विकास की बात नहीं करेंगे ये, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात नहीं करेंगे ये नहीं चाहते कि सबका विकास हो। बस धर्म को ले आओ, जाति को ले आओ, पंथ को ले आओ, देश को तोड़ दो। अरे जो बंटवारा हो गया सालों पहले वो बंटवारा दोबारा क्यों करवाना चाहते हो? शर्म नहीं आती आप लोगों को? इस स्तर की राजनीति आप इस देश के अंदर करोगे और आज तक बंटवारे की राजनीति पर आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो दादा। आज तक आप लोग अपनी रोटियां सेक रहे हो। विकास क्यों नहीं करते हो भाई? अच्छा काम क्यों नहीं करते हो? 10 साल दिए थे ना आपको वेस्ट बंगाल की जनता ने, करके दिखाते विकास वहां पर, लगाते फैक्ट्रियां बाहर निकाल करके आप लोगों ने फेंक दी और अब फिर से वही पुराना ढर रहा हिंदू मुसलमान का तमाशा। तुष्टीकरण की राजनीति करोगे आप लोग। अरे हाँ, आप पहले खंडन करिए। नीतीश कुमार ने जो बिहार की असेंबली में महिला एमएलए के ऊपर डंडा चलाया था, लाठी चलाया था, उस बात को खंडन करिए। आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, मैं सम्मान करता हूँ, नारी सम्मान करना चाहिए, मैं आपसे ज्यादा सम्मान करता हूँ। खंडन करिए। दिलीप घोष ने जो कहा था कि ममता दीदी को साड़ी नहीं पहनना चाहिए, बरमूडा पहनना चाहिए, आप उस बात का भी खंडन करिए। पहले चलिए, पहले खंडन करिए, खंडन करिए पहले, फिर लेक्चरबाजी करिए। यहाँ बैठ के आपका लेक्चर सुनने नहीं आए। मुआवजा दे दो, शर्म नहीं आती दादा? आप महिलाओं के लिए पहले सम्मान तो पैदा करिए, महिलाओं का सम्मान करिए। अरे इलेक्शन में होता है कुछ भी, लेकिन इतना जिक्र नहीं जानेगा कि हमारी माँ की सम्मान की जो लेडी है उनके बारे में गिनौनी बात करेंगे। अरे एग्री टू डिसएग्री, चुनाव है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं एक दूसरे के, अगर चुनाव है ना तो आप उनको ऐसा बोल देंगे किसी भी लेडी को। अरे शर्म करिए, शर्म करिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे आप लोग लगाते हैं और बेटियों को नीतीश कुमार की पुलिस लाठी से मारती है। आप यहाँ पे भाषण देते हैं, खामोशी के साथ आप बैठते हैं। आपका दिलीप घोष ममता दीदी को बोलता है साड़ी उतारिए। अरे साड़ी हमारा कल्चर का एक हिस्सा है, साड़ी हमारे कल्चर का हिस्सा, इंडियन कल्चर का हिस्सा है। आप लेडी को बोलते बरमूडा पहनिए और आप यहाँ पर बैठ के खंडन भाषणबाजी कर रहे हैं, लेक्चरबाजी कर रहे हैं। डेवलपमेंट की कब बात करेंगे? पेट्रोल जिंदाबाद, डीजल जिंदाबाद, गैस जिंदाबाद। कब करेंगे पेट्रोल डीजल गैस का भाव कब रोजगार प्रोवाइड करोगे? 2 करोड़ लोगों को रोजगार कब देंगे? मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे अर्नब। 2 करोड़ लोगों को रोजगार कब मिलेगा? अरे 2 करोड़ को रोजगार देने की जगह 2 साल में सैकड़ों करोड़ को रोजगार चले गए। अनप्लैन्ड लॉकडाउन आपने कर दिया, बेचारे गरीब सैकड़ों लोगों को रोजगार चले गए, लोग बेघर हो गए। मगर मोदी जी कुछ नहीं। आज हमारा किसान भाई 125 दिन से उधर हड़ताल पे बैठा हुआ है। मोदी जी का दिल नरम नहीं होता कि जाके हमारे किसान वारिस पठान जरा आइए डिबेट पे, वारिस पठान जरा आइए डिबेट पे सौरभ सिकदार के साथ। सिर्फ वारिस पठान और सौरभ सिकदार। वारिस यहाँ पे आके वारिस एक मिनट, वारिस एक मिनट, खंडन नहीं करते। वारिस एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ वारिस। वारिस मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे वारिस। वारिस आपको कुछ खुशखबरी देना चाहता हूँ मैं, खुशखबरी दे रहा हूँ आपको वारिस, नहीं करते खुशखबरी दे रहा हूँ आपको वारिस। आपको चुप रहना पड़ेगा फिर वारिस। आपकी फैक्ट्री नहीं है, आप तो बंगाल में है ही नहीं। अरे आप तो बंगाल में है ही नहीं, आप बंगाल में है ही नहीं। है
वारिस पठान, आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं बंगाल में, हम लोग उभरेंगे, आप है ही नहीं इलेक्शन में, वहां पर थर्ड प्रॉपर ऑप्शन आप है ही नहीं। हमारी पार्टी एक ऑप्शन होके उभरेगी। देखो आप देखते रहो, भले ही हम 10 सीट पे लड़ेंगे अर्नब, 15 सीट पे लड़ेंगे, 10 पे लड़ेंगे, मगर हम आपको है ही नहीं इलेक्शन में उभरेंगे, क्योंकि आज तक बंगाल की जनता की इस बार ये तुष्टीकरण की राजनीति को बंगाल के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। भाजपा थी, आज उनके पास ऑप्शन है, हैदराबाद संभालिए, फिर बंगाल आइएगा। देखो सौरभ कुछ कह रहे हैं आपको, सौरभ जाता नहीं है, उससे भी सफाया हो रहे हो, आगे अब बंगाल में आप देखना बंद करो, भाजपा देखना बंद से मेरा हैदराबाद तो संभाला जाता, आ गया बंगाल। उसका जवाब दो। रोजगार कब प्रोवाइड करेंगे 2 करोड़ लोगों को? 15 लाख रुपया कब बैंक अकाउंट में जमा करेंगे? बोलो। 15 लाख रुपया कब दे रहे हैं? बोलो, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, टाइम जा रहा है, जल्दी बोलो। 15 लाख रुपया कब जमा कर रहे हैं? अर्नब आस्किम, कब 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे? जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है रिपब्लिक का, जल्दी बोलो, जवाब दो, जवाब दो। जब तक जवाब नहीं देंगे जाने मत देना अर्नब इनको, आज जवाब चाहिए। देश की जनता आपसे, अरे खाली आगे पेट्रोल डीजल का भाव कितना हो गया मालूम है आपको? हाँ, कब कम करेंगे? रोजगार छीन लिया लोगों का, कब रोजगार प्रोवाइड करेंगे? पहले आप ये बताइए। लॉकडाउन कर दिया, फिर कोरोना आ गया, क्या है पॉलिसी गवर्नमेंट के पास रोकने के लिए? अरे लॉकडाउन लगाने से कोरोना खत्म हो जाएगा क्या? लॉकडाउन लगाने से कुछ नहीं, डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे? पोलराइजेशन। आप तो ममता बनर्जी के जूनियर पार्टनर हो वारिस पठान। हमारे देश में चुनाव में देश का लोग भाड़ में गया पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान भाड़ में गया कि कितने लोगों को कितने लोगों को पैसे मिल गए, कितने फार्मर्स के पैसे कोलकाता में मारे गए थे, पूरे देश में मिल गए। तुम हैदराबाद में नहीं संभाल पा रहे हो। आज अमित शाह की रैली ने बता दिया कि कितना जबरदस्त जवाब उनको मिला है, कितने वोटर्स उनके साथ है, पूरा कोलकाता का यंगस्टर उनके साथ है, पूरी महिला शक्ति उनके साथ है, पूरा फार्मर उनके साथ है। पठान, आज तुम सबको अंगूठा दिखा दिया, उन लोगों ने अंगूठा दिखा दिया अमित शाह की रैली में, अमित शाह की पदयात्रा में, अमित शाह की रोड शो में। ये टंकार बोल गई कि दोबारा से हर चीज का जवाब वोटर्स को, हर चीज का जवाब उस रैली ने दे दिया। आज उस रैली ने बता दिया पठान, वो तुम अपने घर में ही चारों लोग क्वेश्चन पूछते रहा करो और इसी तरह चिमटे रहा करो। आज वो भीड़ बता रही है कि आज ममता की सरकार जाने वाली है। 2 मई को दीदी गई, 2 मई को दीदी गई। पठान, तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? ना तो तुम 3 में हो, ना तुम 13 में हो, तुम किस चीज के शोर मचा रहे हो? तुम्हें तो आर भारत अर्नब का शुक्रगुजार बनाना चाहिए कि वो उन्होंने तुमको पैनल पे बुलाया, नहीं तो तुम्हारा 1% वोट भी नहीं है, तुम यहाँ आने के हकदार भी नहीं हो। पठान, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज तुम पैनल में हो, तुम्हारा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। चलो बादल देव, जिनके बादल भड़क रहे हैं, पहले खंडन करो पठान जी, आप खंडन करो, जवाब। अच्छा, विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, पठान सवाल का जवाब नहीं दे रहा। विवेक श्रीवास्तव वाली बात है, विवेक श्रीवास्तव हो गई नहीं है, 2 करोड़ लोग को रोजगार कब? विवेक श्रीवास्तव के बाद जवाब नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, AK बाजपेयी जी को बताइए कि अगर बीजेपी बंगाल जीत गई, अगर बीजेपी बंगाल जीत गई तो इसका श्रेय किसको देंगे आप? विवेक श्रीवास्तव जी, आप जरा AK बाजपेयी जी को बताइए, किसको देंगे आप श्रेय? अगर बीजेपी बंगाल जीत जाए तो इसका श्रेय किसको देंगे आप? और मैं वाजपेयी जी की बहुत इज्जत करता हूं, तो लेकिन वाजपेयी जी, भाजपा कभी जीतेगी नहीं, ये शेख चिल्ली के सपने हैं। तो अगर वो शेख चिल्ली के सपने अर्नब जी देख रहे हैं या आप देख रहे हैं? आज दिख रहा है, विवेक आज ही दिख रहा है, आना नहीं है, विवेक आज दिख रहा है कि क्या पोजीशन है। सर देखो, खेला तो हो गया, खेला तो हो गया, एक रैली से नारा दीदी ने दिया, ब्रिगेड कर दिया बीजेपी ने, हमने करी है। देखो, सुनो बात सुनो, सबसे बड़ी रैली ये जनता खेल कर रही है, वामपंथी आएंगे। 2010 में जो 44% वोट तृणमूल कांग्रेस के, देखिए तृणमूल कांग्रेस बन गई, तो जीतेगा कौन? छीना था, किसने छीना था? इसी ममता ने छीना था ना आपसे, अब ममता से छीन लिया, तो ये तो छीना जब्ती का समय आता है, समय जाता है, कैडर वही है, ये तृणमूल का समय वही है। अब वापस वामपंथियों का समय आएगा। साल का इतिहास जो आपने लिखा वो जवाब बोल रहा है, और आप कहीं नहीं है फ्रेम में। महिला मोर्चा विवेक जी, आप नहीं है कहीं फ्रेम में। आप अगर एक पक्ष चुन लेते तो बात बन जाती, लेकिन आपने भी गलती करी। 34 साल जनता को कम्युनिस्ट के नाम पर आगे नहीं आने दिया,
विकास नहीं लैंड रिफॉर्म होने हमने दिया, किया सर। तभी हम ममता ने प्रगति उसका की बात फायदा करते उठाया, हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये धर्म की बात बीजेपी ने किया है, हम रोड की लेकिन बात करते बीजेपी हैं, विकास की डैम की बात नहीं करते है। हैं। अच्छा, ये किसकी बात करते हैं? आप बोलिए घंटी ममता ने बजाओ। क्यों नहीं दिया इसको? ये किसकी विवेक, बात एक करते मिनट, हैं? विवेक, एक राम मिनट। की बात करते मैं हैं। ममता काले और वारिस पठान को आमंत्रित करता हूं फिर से। ममता जी और वारिस पठान, एक मिनट। और मैं आराम से एक सवाल करूंगा, मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। देंगे तो जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, जो जीते जो हारे, मैं एक बात आपको एक मिनट रुकिए वारिस जी, जरा सुनिए। आपको मैं एक बात 100% कंफर्म कह रहा हूं, आप अपने आप को आईने में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपको यह मानना होगा, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ थे जब बीजेपी के वर्कर की पत्नी के साथ बलात्कार हुआ, तब वारिस पठान चुप रहे। जब बीजेपी के वर्कर की 85 साल की मां को पीट के मारा, तब ममता काले जी, वारिस पठान चुप रहे। वायलेंस का खंडन जब 150 बीजेपी के कर्मियों की हत्या हुई, तब वारिस पठान चुप रहे। कंडेम करते हैं। जब खून की नदियां बही बंगाल में, मुकदमा दायर करिए, तब वारिस पठान चुप रहे। ममता काले जी, आप जरा वारिस पठान को यह समझा दीजिए कि चुनाव को छोड़ के भी मानवता कोई चीज होती है। नहीं, मानवता कोई चीज होती है। बूढ़ी औरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तो फ्रस्ट्रेशन में कर्मी की मां, वर्कर की मां, पता चला कि एमआईएम लड़ बंगाल की मां को मारा गया, वारिस पठान चुप रहे। ममता काले जी, आज चिल्लाइए मत वारिस, अरे चिल्लाओ मत, एक्सपोज हो चुके हो वारिस साहब। गलत किया नहीं, लोगों के सामने एक्सपोज हो गया। ममता की बात सुनो, कुछ नहीं हो गया। धन्यवाद अर्नब जी। अभी खंडन करके कुछ नहीं होने वाला, बहुत देर हो गई है। वारिस भाई थोड़ी शांति रखिए। एक बुजुर्ग माँ की मृत्यु की बात हो रही है, दर्दनाक हत्या हुई है, ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या है। तो बिल्कुल सही प्रश्न आपसे पूछ रहे थे अर्नब जी। आप ये बताइए कि जब इतनी सारी चीजें देश के अंदर वेस्ट बंगाल में हो रही थी, तब वारिस पठान जी कहाँ, किस बिल में छुपकर बैठे हुए थे आप? तब आप बाहर क्यों नहीं आए? तब आप गुर्राए क्यों नहीं? तब आपने क्यों नहीं बातें करी जैसे आप 15 करोड़ और 100 करोड़ की बातें करते हो? नहीं, आप सुनिए, जब लोगों को मारा जा रहा था भाजपा के कार्यकर्ताओं को, तब वारिस पठान क्यों नहीं बोले? आप जिम्मेदार नागरिक हैं ना इस देश के, आप नहीं करते ना तुष्टीकरण की राजनीति, आप इस देश में विकासवाद की बात करते हैं ना, आप तो सबको समान समझते हैं ना, तो क्यों नहीं आपने उनकी बात करी? जब महिलाओं का रेप हो रहा था और उनकी गलती सिर्फ ये थी कि वो भाजपा के किसी कार्यकर्ता की पत्नी या बहन थी, तब आपने क्यों नहीं बोला? तब क्यों नहीं आपने बोला? एक बूथ लेवल के मंडल अध्यक्ष की बहन को अगवा करके 5 लोगों ने रेप करके खेतों में जहर देकर के उस बच्ची को मार दिया, 16 साल की बच्ची को। तब वारिस पठान जी आप कहां पर थे? ये राजनीति, ये खेला आप लोगों को मुबारक हो। ये खेला हमारे देश के अंदर नहीं चलेगा, न ममता बनर्जी चला पाएंगी, न वारिस पठान। आप लोगों की जो पूरी की पूरी टीम है वो चला पाएगी। अगर आप लोग इस देश के अंदर विकास की गंगा बहा सकते हैं तो उसकी बात कीजिए। ये 15 करोड़ 100 करोड़ की बात करने वाले आज अगर यहाँ पर बैठकर इस तरीके की बात करें तो शोभा नहीं देता है। और आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, आप लोगों की राजनीतिक जमीन दरक गई है पूरी तरीके से। आज जिस तरीके का सैलाब था ना मान्या अमित शाह जी की रैली में, आप लोगों के सर से बिल्कुल दोस्तों चुनाव के दौरान, पता है कि दोस्तों चुनाव के दौरान सबसे अधिक चर्चा इस बात की होती है कि नेताओं की परीक्षा है। देखें कौन कितने वोट के पास होता है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे चुनाव में नेताओं से अधिक जनता की परीक्षा भी होती है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि ये 1 महीना बंगाल की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने भविष्य के लिए अहम निर्णय लेना है। क्या वो बदलाव लाएंगे? वो अपने 1 वोट से बंगाल को हिंसा मुक्त कर सकते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि जो लोग हिंसा के जरिए लोगों को डरा धमका कर सत्ता पाना चाहते हैं, उन्हें जनता अपने वोट से सबक सिखाए। समय आ चुका है, समय बिल्कुल आ चुका है दोस्तों। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।